हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारे नाम है वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर का हमारा नाम क्या है? वर्क पावर एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा। हम लोग कार्य, शक्ति, ऊर्जा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट और जेईई दोनों के पर्सपेक्टिव से अच्छा चैप्टर भी माना जाता है मैकेनिक्स का। अब देखते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इस चैप्टर में, चैप्टर के नाम को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है कार्य, यानी वर्क क्या होगा, कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्य यानी वर्क डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं कि कार्य होता क्या है। सबसे पहला टर्म हम लोग क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं? सबसे पहला टर्म हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं कि कार्य हमारा क्या होगा, कार्य की परिभाषा, कार्य कैसे कैसे निकलेगा, वो सब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठा, जैसे मैं जब कहता हूँ कार्य ना, तो कार्य सुन के फिजिक्स में कार्य का मतलब और दिनचर्या में कार्य का मतलब दोनों ही अलग अलग मतलब है। एक बार इसको जरा हम सुने। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं अगर बैठ के एक बुक ओपन करूं, 4 घंटे लगातार स्टडी करूं, तो मैं पूछूं क्या 4 घंटे स्टडी करने के बाद में हमें थोड़ा लो फील होगा एनर्जी वाइज? हाँ, तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल हमें एनर्जी वाइज लो फील होगा, हमें थकान फील होगा, यानी इस में हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ है। इसी को हम लोग दिनचर्या की भाषा में कहते हैं कि हमने कोई ना कोई काम किया है। क्या यही सेम परिभाषा कार्य का, कि अगर एनर्जी हमारा लॉस हो तो कार्य होगा, क्या यही सेम परिभाषा हमारा फिजिक्स में भी है या नहीं? जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं अगर एग्जांपल देके कहूँ, मान लिया हमारे पास में ये ग्राउंड है, पृथ्वी है, अर्थ है। ये एक आदमी है जिसने अपने सर पे कोई पत्थर वगैरह एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एम मास का ऑब्जेक्ट यानी वस्तु वगैरह रखा हुआ है। अब अगर ये आदमी ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, ये आदमी ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में लगातार चल रहा हो, इस पर कौन कौन सा फोर्स आएगा, कौन कौन सा बल लगने वाला है? तो तुम कहोगे सर एक बल तो लगेगा mg। mg का डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है? mg का डायरेक्शन हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता है। ऐसे अगर नॉर्मल में बात करूं कि जो इनके बीच में अभिलंब यानी नॉर्मल है, वो नॉर्मल कैसे लगेगा? तो नॉर्मल का हमेशा जो दिशा होता है ना, वो जो हमारा संपर्क सतह है इसके लंबवत होता है, तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे ऐसे लगेगा और हमारा mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता है। अब अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट का विस्थापन, अगर हॉरिजॉन्टल दिशा में, क्षैतिज दिशा में ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, तो क्षैतिज दिशा में मूव करने की वजह से, चलने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का विस्थापन क्षैतिज डायरेक्शन में है। फोर्स mg हो या नॉर्मल हो, ये दोनों ही फोर्स हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल mg हो या नॉर्मल हो, दोनों ही फोर्स हमारा विस्थापन के क्या है? लंबवत है। और अगर दोनों ही फोर्स विस्थापन के लंबवत है, तो मैं पूछूं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? तो तुम कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का वर्क डन भी जीरो होगा। और अभिलंब का वर्क डन अगर मैं पूछूं कि नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा, तो ये भी हमारा नॉर्मल का भी कार्य कितना आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी वर्क डन जीरो है, नॉर्मल का भी वर्क डन यानी कार्य हमारा कितना बनकर आ रहा है? जीरो। यानी यहाँ अच्छा मैं पूछूं, क्या जब ये ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा में लेकर मूव कर रहा होगा आदमी, तो क्या इसको एनर्जी लॉस होगा? हाँ सर बिल्कुल लॉस होगा। पर क्या उस एनर्जी लॉस में गुरुत्वाकर्षण बल ने या नॉर्मल ने कोई वर्क डन किया, कोई कार्य किया है? नहीं। तो फिजिक्स में कार्य का मतलब और डेली लाइफ में कार्य का मतलब, डेली लाइफ में दिनचर्या के भाषा में कार्य का मतलब हमें लगता है जब भी हमारी एनर्जी का ह्रास होगा, लॉस होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा एनर्जी का लॉस होने की वजह से वर्क हम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क करने के लिए कुछ कंडीशंस अलग है। फिजिक्स में अगर बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो ऐसे बल कभी भी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कार्य में सम्मिलित नहीं होते हैं। अब ध्यान देना, यानी मुझे ये समझ में आ गया है कि कार्य का करने के लिए फिजिक्स में कुछ ना कुछ शर्त है, कुछ ना कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स में कार्य के लिए क्या कंडीशन है। हम लोग जानना चाह रहे हैं फिजिक्स में कार्य के लिए कंडीशन यानी शर्त जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में कार्य के लिए शर्त क्या है। तो फिजिक्स में कभी भी कार्य हम तभी कहेंगे जब वो दो कंडीशन, दो शर्त को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। पहला कंडीशन क्या संतुष्ट करना चाहिए? कि मान लिया हमारे पास में
मैं यहाँ साइड में डायग्राम बनाता हूँ उसी का। मान लिया हमारे पास में एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान मैं एज्यूम कर लेता हूँ, कितना है वस्तु का द्रव्यमान, m है। इस वस्तु पर मैंने हॉरिजॉन्टल दिशा से, क्षैतिज दिशा से थीटा एंगल पे मान लिया फोर्स हमने कितना अप्लाई कर दिया, F अप्लाई किया हुआ है, हमने बल अप्लाई कर दिया F थीटा एंगल पर। तो सबसे पहला शर्त है, सबसे पहला कंडीशन है, कार्य कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर कार्य तभी होगा जब उस वस्तु पर क्या लगे, कोई ना कोई फोर्स लगे। वो फोर्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वो डिपेंड करता है कि वो वर्क कार्य करेगा या नहीं। तो पहला कंडीशन, पहला शर्त हमें क्या समझ में आ रहा है, वस्तु पर बल लगना अनिवार्य है। कार्य होने के लिए वस्तु पर बल लगना अनिवार्य है। अच्छा, अगर वस्तु पर बल लग जाए तो क्या कार्य हो ही जाएगा? नहीं, अभी हमने उदाहरण देकर देखा है ना कि वस्तु पर बल लगे, बल लगने के बाद भी कार्य नहीं होता है। कब नहीं होगा? बल लगने की वजह से जो विस्थापन होगा ना, अगर वो विस्थापन बल के लंबवत हुआ तो कभी भी कार्य नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है, वस्तु पर पहला कंडीशन था वस्तु पर बल लगना चाहिए, बल लगने की वजह से वस्तु में विस्थापन हो, लेकिन किस दिशा के विस्थापन को छोड़कर, फोर्स के लगने के लंबवत दिशा के विस्थापन को छोड़कर किसी भी दिशा में विस्थापन हो तो वर्क होगा, कार्य होगा। बल लगने के कारण बल लगने के कारण वस्तु का विस्थापन किसी भी दिशा में हो, सिर्फ बल के लंबवत दिशा को छोड़कर, बल के लंबवत दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में विस्थापन हो तो हम कहेंगे क्या हो रहा, कार्य हो रहा है। अगर बल के लंबवत दिशा में विस्थापन हुआ तो वो बल हमारा कभी भी कार्य नहीं कर रहा होगा। ये तो शर्त हो गया कि हमारे पास में क्या कंडीशन है। अब हम लोग कार्य का परिभाषा देते हैं, डिफिनेशन यानी परिभाषा हम लोग देने की कोशिश करते हैं कि कार्य की परिभाषा या कार्य का डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन को, परिभाषा को ध्यान से देखना। मैं कहना चाह रहा हूं हमारे पास में एक वस्तु है, इस वस्तु का कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा। वस्तु का द्रव्यमान मैंने कितना अज्यूम कर लिया है, m मास का, m द्रव्यमान का एक वस्तु अज्यूम किया है, माना हुआ है। इस वस्तु पर एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, एक बल F वेक्टर अप्लाई मैंने कर दिया है। ये फोर्स अप्लाई होने की वजह से फोर्स के दिशा से थीटा एंगल पर इस वस्तु का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर हो रहा है। ds वेक्टर क्या बता रहा है कि जब इस वस्तु पर ना F फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस वस्तु का विस्थापन फोर्स से थीटा कोण पर, थीटा एंगल पे कितना हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने ds माना हुआ है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कौन सा टर्म क्या है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा यहाँ पे F जो है ना कार्यरत बल है, जो मैंने बल लगाया है वो बल है। थीटा जरा बताना क्या है, थीटा से पहले मैं कहूंगी ds क्या है, तो तुम कहोगे सर ये जो ds वेक्टर है ना, ये सूक्ष्म विस्थापन है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सूक्ष्म विस्थापन है वस्तु का। और मैं पूछूं यहाँ थीटा क्या है, तो तुम कहोगे सर जो थीटा यहाँ पे है ना, ये बल और विस्थापन के मध्य कोण है। तो ये क्या है, बल और विस्थापन के मध्य कोण, बल और विस्थापन के मध्य कोण को मैं क्या नाम दे रहा हूं, थीटा। तो अगर कभी भी किसी वक्त पर बल F अप्लाई हो रहा हो, उसका विस्थापन स्मॉल विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन ds वेक्टर हो, बल और विस्थापन के बीच का एंगल थीटा हो, तो अगर विस्थापन छोटा सा हुआ है तो कार्य भी छोटा सा होगा। और वो जो छोटा सा कार्य है ना, उसको परिभाषा है, उस
छोटे से कार्य का, उसको मैं डी डब्ल्यू से लिखूं तो परिभाषा होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी जब कभी भी किसी भी वस्तु पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा हो, एफ बल अप्लाई हो रहा हो और उसका सूक्ष्म विस्थापन डीएस वेक्टर हो, तो जो छोटा सा वर्क डन होगा, वो छोटा सा वर्क डन, वो छोटा सा कार्य हमारा कितना रहने वाला है, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर रहने वाला है। ये मैंने छोटे से विस्थापन का डेफिनेशन दे दिया है। अब अगर मैं छोटे से कार्य का डेफिनेशन यानी परिभाषा दिया है, अब मैं कार्य में धीरे धीरे करके कुछ एक दो बातें कमेंट करना चाहता हूं, ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूं, जरा बताना जो हमारा कार्य है ना, वो कार्य हमारा सदिश राशि है या अदिश? अच्छा, सदिश यानी जिसमें दिशा हो, अदिश यानी जो बिना दिशा के डिफाइन किया जा सके, परिभाषित किया जा सके। मैं अगर देखूं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आया है। अच्छा, जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट हो, अदिश मल्टीप्लाई हो, अदिश गुणांक हो, तो इसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होगा। तो वर्क हमारा, कार्य हमारा कैसा राशि है? ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है? कार्य में कभी भी कोई दिशा वगैरह नहीं होगा। अच्छा, अदिश राशि का मतलब ये नहीं है ना कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ अदिश राशियां ऐसी भी हैं जो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं, पर कुछ अदिश राशियां ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं ना कि हमारा दूरी, दूरी कैसे अदिश राशि है? जो हमेशा पॉजिटिव होगा। चाल कैसे अदिश राशि है? जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। पर कुछ अदिश राशियां ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं ना कि हमारा वर्क भी कैसा अदिश राशि है, जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। मन में सवाल आया, सर आप ये हवा में बोल रहे हैं क्या कि ये वर्क हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है? तो ये लाइन लिखो, उससे पहले मैं ये बात एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। अच्छा बताना, अभी छोटे से वर्क डन का फार्मूला हमने क्या देखा है? तो तुम कहोगे सर कार्य का फार्मूला हमने देखा एफ डॉट एस वेक्टर। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट याद हो ना, तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फार्मूला होता ए बी इंटू कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का, के मध्य किस किस के बीच का कोण है? तो थीटा हमारा है फोर्स और सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट, सूक्ष्म विस्थापन के बीच का कोण यानी थीटा, जो कि यहाँ हमें कितना दिख रहा, थीटा ही दिया हुआ है। तो डी डब्ल्यू को मैंने लिख दिया एफ डी एस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ क्या कार्य हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी होगा या हमेशा ही पॉजिटिव होगा? ये जानने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं पूछूं ये एफ क्या है? तो तुम कहोगे ये फोर्स का परिमाण, बल का परिमाण है। और कभी भी किसी राशि का परिमाण नेगेटिव नहीं होता, तो फोर्स हमेशा ही क्या रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, मैं कहूं ये डीएस क्या है? तुम कहोगे सर विस्थापन नहीं, विस्थापन का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है। तो अगर परिमाण है ना, तो ये डीएस भी हमेशा क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैं कहूं जरा बताने ये कॉस थीटा क्या है? तुम कहोगे सर कॉस थीटा जो है वो बल और विस्थापन के मध्य कोण है। अच्छा, एक बात बताना, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और वेक्टर का चैप्टर याद होना, तो वहां मैंने कहा था कि कभी भी दो सदिश राशियों के मध्य कोण पूछा जाए, तो दो सदिश राशियों के मध्य जो कोण होता है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कुछ भी होता है। यानी जो दो सदिश राशियों के बीच का कोण है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा 0 से 90 में, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा 90 से 180 में। और अगर याद हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव रहने वाला है। यानी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ये जो कॉस थीटा आया है ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। क्या ये जीरो भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जीरो। जब थीटा 90 होगा तो कॉस थीटा क्या पॉसिबल है? जीरो। यानी मैं कहूंगा कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी पॉसिबल है। हमने क्या क्या देखा? बल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, विस्थापन का परिमाण हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा वो मध्य कोण पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर कॉस पॉजिटिव हो तो देखना ये तीनों पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर कॉस जीरो हो गया तो बाकी सबका मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? जीरो। यही बात तो मैं अभी थ्योरी में बोल रहा था कि हमारा जो कार्य है वो कार्य हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसी बात को मैं लिख देता हूं। क्या कहना चाह रहा था मैं? कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और
शून्य, कुछ भी हो सकता है। अब अलग अलग से मैं डिस्कस कर देता हूं, कार्य कब पॉजिटिव होगा, कार्य कब नेगेटिव होगा, कार्य कब शून्य होगा। ध्यान देना, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं हमारा जो कार्य है वो कार्य पॉजिटिव कब होगा। अच्छा, कार्य पॉजिटिव नेगेटिव जीरो किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे। तो वर्क यानी कार्य पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा क्या हमारा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा, अभी मैंने कहा थीटा हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होता है ना, कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में, यानी कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा। और अगर ऐसा डायग्राम में बनाने की कोशिश भी कर लूँ ना कि जरा ऐसा डायग्राम बनाकर दिखाओ मुझे, तो मुझे लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ये था, ये वस्तु है, इस पर फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, विस्थापन जो छोटा हो या लार्ज विस्थापन कैसा भी हो, और ये एंगल थीटा मुझे क्या दिख रहा है, 0 से 90। और जब एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो ऐसे एंगल, ऐसे कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यून कोण कहेंगे। तो मुझसे कोई थियरी में पूछे, जरा बताओ वस्तु पर लग रहे बल का कार्य धनात्मक कब होगा, जब वस्तु पर लग रहे फोर्स और वस्तु का विस्थापन दोनों के मध्य जो कोण हो ना, अगर वो न्यून कोण हुआ तो कार्य हमेशा कैसा रहने वाला है, धनात्मक यानी पॉजिटिव रहने वाला है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ी सी बात लेके कि कार्य हमारा नेगेटिव कब होगा, अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूं, मैं ये पूछने की कोशिश करूं, जरा बताना ये जो वर्क है हमारा नेगेटिव, कार्य हमारा नेगेटिव है। अच्छा बताओ, अगर ये कार्य मुझे नेगेटिव दिख रहा है ना, तो कार्य नेगेटिव कब होगा, जब कॉस थीटा हमारा क्या दिख जाए, नेगेटिव। अच्छा, कॉस थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट, किस चतुर्थांश में होगा, तो कॉस थीटा नेगेटिव हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, यानी जब एंगल हमारा, कोण हमारा कहाँ हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो। तो कॉस थीटा नेगेटिव का मतलब ये है कि जो हमारा थीटा होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य रहने वाला है, यानी हमारा कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा कॉस थीटा क्या रहता है, नेगेटिव रहेगा। अब जरा ध्यान देना, अगर कॉस थीटा थीटा अगर द्वितीय चतुर्थांश में है, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे कोण को हम लोग शायद अधिक कोण कहते हैं। यानी कार्य हमारा ऋणात्मक तभी होगा ना जब बल और विस्थापन के मध्य जो कोण हो वो कैसा कोण हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण कब कहते हैं, जब एंगल कोण हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो। और अगर ऐसा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, मान लिया हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, और इसका जो विस्थापन है ds वेक्टर या s वेक्टर, इनके मध्य कोण अगर ऐसा कुछ हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा यानी अधिक कोण हो, तो कार्य हमारा क्या आएगा, ऋणात्मक कार्य आने वाला है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कहूँ ना कि जरा बताना हमारा कार्य शून्य कब होगा, हमारा जो कार्य है वो शून्य कब होगा। कार्य शून्य का मतलब कॉस थीटा हमारा क्या है, शून्य यानी जीरो है। कॉस थीटा जीरो हो तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के में कॉस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जीरो होता है, 90 डिग्री पे। तो हमारा जो बल और विस्थापन के मध्य कोण आया है वो कैसा कोण है, 90 डिग्री। और जब कभी भी एंगल हमारा 90 डिग्री हो ना, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, समकोण। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बल और विस्थापन के मध्य जो कोण है, ये कोण हमारा, बल और विस्थापन के मध्य जो कोण है ये कोण हमारा समकोण हुआ, यानी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हुए, अभिलंब हुए, तो हमेशा वर्क या कार्य क्या रहेगा, जीरो। तुम कहोगे सर एक मिनट, कमाल की बात ये ना, यही तो मैंने कंडीशन भी वहां बताया था कि हमारा कार्य कब नहीं होता है, वस्तु पर बल लगे, बल लगने की वजह से विस्थापन बल के दिशा के लंबवत डायरेक्शन में हो जाए, लंबवत दिशा में हो जाए, तो कभी भी कार्य नहीं होता है, कार्य शून्य होता है। इन केस में जब कोण न्यून कोण होगा तो कार्य कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। जब अधिक कोण होगा बल और विस्थापन के बीच में तो कार्य कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब बल और विस्थापन के बीच में समकोण होगा तो कार्य कितना बनकर आ रहा है, शून्य कार्य बनकर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है फिर भी ये
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता था। कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब शून्य होगा, इस बात को हमने डिस्कस किया। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, अभी तक जरा देखें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो अभी तक हमने कार्य का शर्त बताया कि कार्य कब होगा, फिर हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट पर अगर कार्य हो रहा हो तो उसका परिभाषा क्या है। परिभाषा देते हुए मुझे ये समझ में आया कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, और अगर कार्य को हमने अदिश राशि माना है तो फिर मैं ये जानना चाह रहा था कार्य अदिश में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कब होगा। तो हमने देखा कि अगर बल और विस्थापन के मध्य कोण न्यून कोण हो तो कार्य धनात्मक होगा। बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है वो अधिक कोण हो तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के मध्य जो कोण है वो लंबवत है यानी समकोण है तो कार्य कैसा रहेगा, जीरो कार्य होने वाला है। अब अगर कार्य का हमने अदिश और सदिश बता दिया है तो अब कार्य का मैं मात्रक यानी यूनिट जानने की कोशिश करता हूं कि कार्य का हमारा मात्रक या यूनिट क्या होगा। ध्यान से देखें, हम लोग कार्य का मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। मात्रक यानी यूनिट, कार्य का मात्रक हम लोग निकालते हैं, जरा ध्यान देना। अच्छा, कार्य का एक छोटा सा फार्मूला जो बना है वो क्या बना है, एफ डी एस इंटू कॉस थीटा। अब अगर मैं मात्रक जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले एसआई यूनिट हम लोग देखेंगे। तो फोर्स का बताना, बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, विस्थापन का एसआई यूनिट होता है मीटर। कॉस थीटा अगर याद हो मैंने कहा है यूनिट डायमेंशन के चैप्टर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या एंगल हो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कॉस थीटा का कोई भी यूनिट या कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो न्यूटन इंटू मीटर कहें या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर कहें या इसी को हम लोग को क्या नाम देते हैं, जूल भी कहेंगे। यह हमारा कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट या एसआई मात्रक है। अगर मैं सीजीएस की बात करूं ना तो न्यूटन को सीजीएस में कहते हैं डाइन और मीटर को सीजीएस में कहते हैं सेंटीमीटर या इसी को हम लोग अर्ग भी कहते हैं और ये हमारा सीजीएस यूनिट है। अब जूल और अर्ग में हमें रिलेशन भी पता होना चाहिए। 1 जूल 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन एनएलएम में हमने पढ़ा होगा। और मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हमारा 1 जूल जो है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। 1 जूल हमारा कितने अर्ग के इक्वल होगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। कार्य के कुछ और मात्रक हैं, फेमस मात्रक हैं, वो मैं एक एक करके कुछ बातें बता दे रहा हूं। जैसे कार्य का या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 1 ईवी। ईवी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं ट्वेल्थ में या इसको मैं जो रिलेशन बताने वाला हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में वो प्रूव करके दिखा भी दूंगा। स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे कितने जूल के इक्वल होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कुछ और भी यूनिट्स यूज होते हैं, जैसे कहीं लिखा है 1 किलो जूल, किलो का मतलब क्या है 10 टू द पावर 3 जूल। कहीं लिखा है 1 एम जूल, मेगा जूल, तो 1 मेगा जूल का मतलब क्या है 10 टू द पावर 6 जूल होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ना कि वर्क का या कार्य का एक और बहुत स्टैंडर्ड यूनिट है, एक मात्रक, वो मात्रक क्या है, यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट होता क्या है, तो 1 यूनिट बेसिकली होता है 1 किलोवाट आवर, यानी घर वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसका सिस्टम क्या रहता है, यूनिट। तो 1 यूनिट कितने किलोवाट आवर के इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को जरा मैं अगर अलग से सॉल्व करूं कि 1 किलोवाट आवर होता क्या है, तो 1 किलो का मतलब क्या है 1000 का मल्टीप्लाई, वाट कहते हैं जूल अपॉन सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको अगर मैं सॉल्व करूं ना, देखना क्या बनेगा, 6 6 जा 36 यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर कहें या इसी को मैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल भी कह सकता हूं। तो हमारा कार्य का एक और मात्रक क्या निकल कर आ गया है, यूनिट। कार्य का एक यूनिट कितने जूल ऊर्जा के इक्वल होता है, कितने कार्य के इक्वल होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 कार्य के जूल कार्य के इक्वल या ऊर्जा के इक्वल रहेगा।
ये बातें सुनते सुनते ये भी समझ में आ रहा होगा कार्य ऊर्जा का मात्रक लगभग क्या रहेगा, सेम। मात्रक अगर हमने लिखा है तो अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं विमा, कि हमारे कार्य का विमा यानी डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, जब कभी भी किसी भी राशि का डायमेंशन लिखना हो, विमा लिखना हो, तो हमें कोई ना कोई फार्मूला चाहिए। कार्य का लिखना है तो कार्य का तो अभी हमने परिभाषा देखा है, क्या था, एफ डी एस कॉस थीटा, छोटा सा कार्य। अब विमा लिखू ना, मुझे कार्य का विमा लिखना है, तो जरा ध्यान देना, बल का विमा, बल का विमा हमने याद कर रखा है न्यूटन वाले चैप्टर में, एम एल टी टू द पावर -2। विस्थापन क्या होता है, एक तरीके का दूरी है, तो एल। कॉस थीटा के बारे में अभी मैंने कहा था, ये विमाहीन राशि है, ना ही इसका मात्रक होता है ना ही विमा होगा। तो बेसिकली हमारा जो कार्य का मात्रक बनकर आया है वो बन गया एम एल स्क्वायर टी -2। ये हमारे कार्य का मात्रक है, सॉरी कार्य का विमा क्या निकल कर आ गया, एम एल स्क्वायर टी -2। हमने कार्य डिफाइन किया, कार्य पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा हमने ये डिफाइन कर दिया। कार्य के बारे में मैंने बता दिया, मात्रक क्या क्या होंगे, कुछ स्टैंडर्ड मात्रक मैंने बता दिए। फिर मैंने ये बताया कार्य का विमा क्या होगा। अब कार्य को लेकर 2-3 पॉइंट्स हैं थ्योरी के, उसको ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहला मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, कुछ 2-3 थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से सुनो। मैं एक सवाल पूछूं कि जरा सोच के देखो, क्या जो वस्तु पर लग रहा फोर्स कार्य कर रहा है, वो कार्य हमारा पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। यानी जैसे ये वस्तु है, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये वस्तु है, इस पर एक बल लगा, बल लगने से विस्थापन हुआ। अब मैं खुद जो ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक है वो इसी वस्तु पर बैठा है, या पर्यवेक्षक कहीं ग्राउंड वगैरह पे दूसरे वस्तु पर बैठा है, तो क्या पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर चेंज होता रहे तो कार्य हमारा चेंज होगा या नहीं। यानी मैं जानना चाह रहा हूं, क्या वस्तु पर लग रहे फोर्स का कार्य पर्यवेक्षक पे निर्भर करेगा या निर्भर नहीं करेगा, मैं जानने की कोशिश करता हूं। अब जरा बताना, अगर मुझे पर्यवेक्षक का निर्भरता चेक करना है ना, तो मैं पूछूं फोर्स का, सॉरी कार्य का फार्मूला क्या है, तो कार्य का फार्मूला अभी हमने देखा है एफ डी एस कॉस थीटा। जरा बताना, क्या बल हमारा पर्यवेक्षक पर निर्भर करेगा या नहीं। पर्यवेक्षक, क्या बल हमारा पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर कहें या निर्देश तंत्र कह ले, ऑब्जर्वर जहां बैठता है उसी फ्रेम, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कहते हैं। तो क्या बल हमारा पर्यवेक्षक या निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है या नहीं, तो तुम कहोगे सर फोर्स जो होता है ना, बल, ऑब्जर्वर यहां बैठे कहीं और फ्रेम में, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र या पर्यवेक्षक पर बैठे, ऑब्जर्वर हमारा किसी भी निर्देश तंत्र में रहे ना, बल तो जो वस्तु पर लग रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। यानी ये जो बल है वो क्या है, बल निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है। यानी बल हमारा इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात मैं क्या जानना लिख रहा हूं, वस्तु पर लग रहा बल, वस्तु पर लग रहा बल निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है। वस्तु पर लग रहा बल निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है, निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करता है। अब देखना, क्या विस्थापन, क्या किसी भी वस्तु का विस्थापन रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर पे निर्भर करेगा। हाँ, देखो पर्यवेक्षक पे निर्भर करेगा कि नहीं। पर्यवेक्षक अगर इसी वस्तु पर बैठा है तो इस वस्तु के रेस्पेक्ट में, क्या इस पर्यवेक्षक के रेस्पेक्ट में क्या वस्तु का विस्थापन होगा, नहीं, क्योंकि जितना वस्तु चलेगा उतना पर्यवेक्षक चलेगा, पर्यवेक्षक के रेस्पेक्ट में कोई भी विस्थापन नहीं। पर अगर वस्तु पर्यवेक्षक हमारा ग्राउंड पर स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है तो क्या इसके रेस्पेक्ट में वस्तु का विस्थापन होगा। हाँ, यानी विस्थापन जो है ना वो रेफरेंस फ्रेम या पर्यवेक्षक पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, वस्तु का विस्थापन पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। हमें समझ में आया, मुझे कार्य के बारे में पता करना था, पर अभी हमें पता चला
कि हमारा जो बल पर्यवेक्षक या निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर्यवेक्षक या निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब आगे सुनो, अब मैं पूछूं कार्य बताना, तो तुम कहोगे सर बिल्कुल, बल भले नहीं करता है लेकिन विस्थापन करता है, और विस्थापन करता है तो कार्य भी क्या करेगा, करेगा, करेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कार्य पर्यवेक्षक पर निर्भर, कार्य जो है वो पर्यवेक्षक पर क्या करेगा, निर्भर करता है। किसी भी वस्तु पर, जो किसी भी वस्तु का जो कार्य है वो ऑब्जर्वर पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, पर्यवेक्षक पे या निर्देश तंत्र पे निर्भर करेगा। आगे सुनना, ये तो ऑब्जर्वर के बारे में आइडिया लगा, पर्यवेक्षक के बारे में। मेरा अगला सवाल ये, क्या हम लोग कार्य, क्या कभी भी वस्तु का जो कार्य है वो एक अंतराल के लिए डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे? क्या कभी भी किसी भी वक्त वस्तु पर जो बल लग रहा है उसका कार्य हम एक अंतराल के लिए निकालेंगे, या किसी सूक्ष्म टाइम के लिए, यानी बहुत ही छोटे टाइम के लिए, या तात्कालिक कार्य, जैसे मैं वर्ड यूज करूं, क्या तात्कालिक कार्य जैसा वर्ड हम लोग डिफाइन करेंगे कि नहीं? तो कार्य हमेशा एक अंतराल में, इंटरवल में डिफाइन होगा। इंस्टेंटेनियस वर्क यानी तात्कालिक कार्य जैसा हम लोग टर्म डिफाइन नहीं करते हैं, परिभाषित नहीं करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, कार्य सदैव एक अंतराल के लिए परिभाषित होता है। तात्कालिक कार्य अर्थहीन है। तात्कालिक कार्य हमारा क्या है, अर्थहीन है, तात्कालिक कार्य का कोई मतलब नहीं है। अगली बात, एक बात हो, टाइम के साथ हमने देख लिया वेरिएशन कैसा होगा, अंतराल में डिफाइन करेंगे, तात्कालिक कार्य नहीं। रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वो हमने देख लिया, करेगा, है ना। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्य हमारा, क्या ऑब्जेक्ट किस रास्ते मोशन कर रहा है बल लगने की वजह से, उस रास्ते, उस पथ पर निर्भर करेगा या नहीं? तो कार्य हमारा जो है ना वो पथ पर निर्भर कर भी सकता है, पथ पे निर्भर नहीं भी कर सकता है। इसी बात को इसी चैप्टर में ही पढ़ना आगे चल के। आगे हम लोग दो टाइप का फोर्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संरक्षी बल, एक पढ़ेंगे असंरक्षी बल। संरक्षी बल किसे कहेंगे, जिसका कार्य पथ पर निर्भर ना करे, ऐसे बल को, ऐसे फोर्स को हम लोग संरक्षी यानी कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। असंरक्षी बल किसे कहेंगे, ऐसा कार्य, ऐसे फोर्स का कार्य, ऐसा फोर्स जिसका कार्य पथ पर निर्भर करे, यानी पाथ पर डिपेंड करे, ऐसे कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे बल को असंरक्षी बल कहेंगे। यानी जो कार्य है वो पथ पर निर्भर कर भी सकता है, नहीं भी। वस्तु पर कार्यरत बल द्वारा कार्य पथ पर निर्भर कर भी सकता है, नहीं भी। वो किस पे डिपेंड करेगा, बल पे। यानी अगर संरक्षी बल हुआ तो पथ से स्वतंत्र होगा क्या, कार्य। और अगर असंरक्षी बल हुआ, अगर असंरक्षी बल हुआ तो पथ पर निर्भर करेगा कार्य, है ना। ये ध्यान रख, ये दो तीन थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्य में, देखते हैं क्या है। नियत अगला हेडिंग है,
नियत बल द्वारा कार्य। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक नियत एक कांस्टेंट बल लग रहा हो तो उसका कार्य हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि जो बल लग रहा है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट पर लग रहा बल अगर कांस्टेंट हो, नियत हो, तो कार्य का फार्मूला क्या बनेगा, और अगर वेरिएबल हो तो कार्य का फार्मूला क्या बनेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ध्यान देना। सबसे पहले पिछले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ में हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा है। मैंने वहाँ दुनिया में जितने भी फोर्स है ना, जितने भी बल हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रखा था। वहाँ मैंने कहा था दुनिया के सभी फोर्स 4 टाइप में होते हैं, वो चारों टाइप हमने पढ़ा हुआ है। अब उनमें से कौन सा बल हमारा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नियत बल हमारे पास में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही नियत होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं और कौन सा बल हमारा होगा, तो अभिलंब यानी नॉर्मल भी हमारा हमेशा क्या रहेगा, एक नियत बल होगा। अभिलंब भी हमारा एक नियत यानी कांस्टेंट फोर्स होता है। अभिलंब हो गया। इसके अलावा अगर मैं पूछूं और कौन सा नियत बल होता है, घर्षण भी हमारा, चाहे किसी भी टाइप का घर्षण हो, घर्षण भी हमारा कैसा बल होता है, एक नियत बल ही रहता है। अगर मैं अगले बल की बात करूं, तनाव। अच्छा, किसमें तनाव, वो रस्सी में तनाव हो या छड़ में तनाव हो, रस्सी और छड़ दोनों में ही तनाव हमारा कैसा बल है, एक नियत बल होता है। स्प्रिंग में तनाव एक वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स नियत बल लग रहा हो तो उसका वर्क डन का क्या फार्मूला बनेगा, वो सजा के हम लोग देखते हैं। आराम आराम से देखना। मैं कह रहा हूँ एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु पर एक फोर्स F लग रहा है, वेक्टर। अच्छा, नियत बल का मतलब परिमाण भी सेम रहेगा हमेशा और दिशा भी हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो वस्तु पर इस दिशा में हमेशा फोर्स F लग रहा है। ये फोर्स लगने की वजह से, लगातार फोर्स F लगने की वजह से ये वस्तु रैंडम ऐसे किसी रास्ते से किसी भी रास्ते पर मूव करते हुए प्रारंभिक अवस्था ए से अंतिम अवस्था बी तक चलता है। वस्तु प्रारंभिक अवस्था ए से अंतिम अवस्था बी तक मूव किया है, चल रहा है। क्या बल लग रहा था, एक नियत बल F लगने की वजह से। अब मैं पूछूं, अगर हमारा वस्तु ए से बी आया है तो वस्तु पर जो एक नियत बल लग रहा है इसका कार्य लिखकर मुझे बताना है। ध्यान देना क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जब कभी भी कार्य मुझे लिखना हो ना, तो कार्य तो अभी हमने जब परिभाषित किया था तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट लार्ज मुझे दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना, एक काम करो, जैसे इस ऑब्जेक्ट पर ए पर F फोर्स लगा होगा, इसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में ds हो गया होगा। ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया होगा, एक छोटा सा वर्क डन किया होगा, जिससे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा। ऑब्जेक्ट जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, इस पर बल तो अभी भी उसी दिशा में लग रहा है, ऊपर छोटा सा विस्थापन और हुआ होगा ds वेक्टर, और ऐसे लगातार होते होते ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा सा विस्थापन होते होते ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ पहुंच चुका होगा, बी पर पहुंच चुका होगा। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए कि जरा मैं पता करूं टोटल कितना कार्य होगा, तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या कहूंगा, ऐसे छोटे छोटे वर्क डन हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं एक काम करो, अगर हमें टोटल वर्क डन, टोटल कार्य चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन ऐड करो। और फिजिक्स में सतत एडिशन, कॉन्टिन्यूअस एडिशन को ही हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं, समाकलन से। तो मैं क्या करूंगा, जो वर्क है परिभाषित किया था उसका समाकलन कर दो, तो अपने आप क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कार्य निकलने वाला है। कुल कार्य, अब देखो क्या बना, वर्क डन हमारा होगा, अभी हमने डिफाइन किया था F डॉट ds, क्योंकि मुझे पता है ये बल नियत है, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन समाकलन में हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के या समाकलन के साइन के या डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो वेक्टर बाहर आया, क्या होगा, इंटीग्रेशन ds। अब देखना, इंटीग्रेशन ds हम लोग करें, इंटीग्रेशन ds का मतलब छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या करो, ऐड, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हुए चलूंगा, तो जो नेट वर्क डन बनेगा वो नेट वर्क डन हमारा बनकर आ जाएगा F डॉट S।
ठीक है ना। तो एफ डॉट हमारा जो टोटल वर्क डन बना है वो टोटल वर्क डन हमारा कितना बनकर आ चुका है, एफ डॉट एस टोटल वर्क डन बना हुआ है। अब जरा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं यहाँ पूछूं, जरा बताना ये एफ क्या है। तुम कहोगे सर एफ हमारा है नियत बल। मैं पूछूं एस क्या है, विस्थापन। आगे मैं बढ़ूं, हमें पता है एफ डॉट एस, डॉट का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। जरा सोच और समझ के बताना थीटा किस किस के मध्य कोण होगा। तो तुम कहोगे सर एक तो ये फार्मूला याद करना, रिमेंबर थीटा हमारा जो कोण है वो कोण है बल और विस्थापन के मध्य कोण, बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा है। अब मैं सबसे पहले बल क्या तो दिशा दिख रहा है, विस्थापन का दिशा मैं जानना चाह रहा हूं। तो विस्थापन का हमेशा दिशा हमने रैखिक गति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि विस्थापन की जो दिशा होती है वो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की तरफ होता है। यानी जो हमारा विस्थापन वेक्टर है उसका जो शीर्ष होगा वो अंतिम अवस्था पर होगा, उसका जो टेल होगा पूछ होगा वो कहाँ पे रहने वाला है, इनिशियल अवस्था पे, इनिशियल पोजीशन पे रहेगा। यानी विस्थापन अगर वेक्टर में मैं बनाऊं तो हमारा ऐसा कुछ एस वेक्टर दिखेगा। फोर्स वेक्टर दिख गया, एस वेक्टर दिख गया, थीटा जरा बताना क्या है। तुम कहोगे सर फोर्स और एस वेक्टर विस्थापन के बीच का जो कोण है ना, यही कोण को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यही हमारा क्या है, थीटा है हमारा। आगे इस फार्मूले को मैं थोड़ा और सजाना चाह रहा हूँ, क्यों चाह रहा हूँ उसका भी रीजन है, रीजन सुनना। 9th क्लास में जब हम लोग कार्य को डिफाइन करते हैं तो कार्य का एक बहुत छोटा सा परिभाषा क्या देते हैं, बल गुणे विस्थापन। इस परिभाषा में थोड़ी सी कमी है पर मैं फार्मूला वैसा वैसा ही बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, देखना कैसे करूंगा, ध्यान देना। हमारे पास में फार्मूला है एफ एस कॉस थीटा को मैं कह रहा हूँ एक साथ लिखो और जरा साइड में देखना, ये वस्तु था, वस्तु पर बल लगा एफ नियत बल, वस्तु का विस्थापन मान लिया इस दिशा में हुआ एस, दोनों के मध्य कोण कितना है थीटा। मैं कहूं जरा जो विस्थापन सदिश है इसका घटक करो। विस्थापन सदिश का अगर मुझे घटक करना है ना, तुम कहोगे सर हम लोग किसी भी सदिश का घटक कर सकते हैं पर दो लंबवत डायरेक्शन में करेंगे। कौन से दो लंबवत डायरेक्शन में, तो इस विस्थापन का किन्हीं भी दो लंबवत डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, घटक। अब सवाल उठा घटक हम किन दो लंबवत डायरेक्शन में करें, तो मैं कह रहा हूं एक डायरेक्शन ले लो, एक दिशा ले लो बल का और दूसरा बल के लंबवत दिशा में करना। तो एस का एक कंपोनेंट मैंने कर दिया इधर, और इधर वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा जिस दिशा से एंगल पता हो उस वो कंपोनेंट आता है थीटा, और इसके लंबवत कंपोनेंट आएगा एस साइन थीटा। इसलिए एस साइन थीटा को एस परपेंडिकुलर और एस कॉस थीटा को मैं क्या नाम देता हूं, एस पैरेलल भी कहता हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं ध्यान से यहां देखूं तो मैं एस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, एस पैरेलल। तो एक प्यारा सा फार्मूला हमारा वर्क का बनकर आ गया है, फोर्स इंटू विस्थापन नहीं, फोर्स इंटू क्या है, बल इंटू विस्थापन है। पर ये किसके दिशा में विस्थापन है, फोर्स ही यानी बल की दिशा में विस्थापन है। इसी फार्मूले को मैं लैंग्वेज में ऐसे याद करता हूं, कार्य का फार्मूला होगा बल गुणे बल की दिशा में, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला मैंने एक्चुअल में रटा हुआ है कि कभी भी नियत बल का कार्य लिखना होगा तो नियत बल का कार्य मैं क्या लिखता हूं, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल लिख दो, बल की दिशा में जितना विस्थापन है वो लिख दो, उस बल का कार्य लिखकर हो जाएगा। चाहो तो इसी फार्मूले को थोड़ा और सजा सकते हो, कैसे, इसी फार्मूले को मैं ऐसे लिख दूं एस इंटू एफ कॉस थीटा, और दोबारा से आ जाना उसी बात पे। देखना ये हमारे पास में वस्तु था, इस वस्तु पे बल F लगा तो थीटा एंगल पे इसका विस्थापन S हुआ। अब मैं कह रहा हूं घटक तुम ना विस्थापन का नहीं, घटक तुम किसका कर दो, बल का। सर बल का घटक किन दो डायरेक्शन में करें, मैं कहूंगा दो अभिलंब दिशा में, हमेशा दो लंबवत दिशा में बल का घटक होगा। कौन से दो लंबवत, एक विस्थापन की दिशा में, दूसरा विस्थापन के लंबवत कर देना। तो बल का अगर मैं घटक करूं तो एक घटक आएगा F cos थीटा
दूसरा घटक आ गया एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा को मैं एफ पैरेलल कह देता हूं, और इसको एफ पैरेलल कहूं तो यही फार्मूला, एक प्यारा सा फार्मूला क्या बना है, कार्य इज इक्वल टू होगा एस इंटू एफ पैरेलल। या इसी फार्मूले को लैंग्वेज में लिखूं तो मैं कार्य का फार्मूला लिखता हूं, विस्थापन गुणे बल की, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल, विस्थापन लिखा और विस्थापन की दिशा में बल लिखा, तो ये हमारा ऐसे कार्य बनकर आ गया है। तो इस तरह हमने कार्य को बेसिकली परिभाषित कर दिया है। परिभाषित करने के साथ साथ में कार्य का हमने परिभाषा फार्मूला लिखा है, किस फॉर्म में, जब ऑब्जेक्ट पर लग रहे फोर्स कांस्टेंट हो, नियत बल लग रहा हो, तो कार्य का फार्मूला क्या देखा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एक बात का और ध्यान देना, यही एक नोट में लिख रहा हूं सर, एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि अभी आपने कहा था कार्य कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी जीरो। तो मैं ये फार्मूला जब लगाऊंगा ना कार्य का कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो कब कार्य पॉजिटिव होगा, कब कार्य नेगेटिव होगा, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं अगर बल और बल की दिशा में विस्थापन यानी एस पैरेलल दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कार्य क्या रहेगा, पॉजिटिव। दूसरा, अगर बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क हमारा कार्य क्या रहेगा, नेगेटिव। और अभिलंब है तो कार्य हमेशा जीरो होगा, उसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है। इस तरह हमने कांस्टेंट फोर्स का, नियत बल का वर्क डन देखा। फार्मूला हमने क्या याद किया, नियत बल का जो कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। पर ये फार्मूला लगाने में कार्य कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा, अगर बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हुए तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो कार्य क्या रहेगा, ऋणात्मक रहने वाला है। इस तरह हमने कार्य को परिभाषित कर दिया है। अब नियत बल अगर ऑब्जेक्ट पर लगेगा, वस्तु पर लगे, तो उसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।